नमस्कार, जय जोहार, राम राम, संगवारी हो। पार्ट 10 के आपके अपना लोकवाणी रेडियो 89.6 में आप सबके स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे दो चित्रा और मेरे साथ है आप सबकी अपनी दीक्षा। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। नमस्ते दीक्षा। नमस्ते चित्रा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर शायद हम जैसी कुछ महिलाएं अभी भी तकलीफ में हैं। मैं समझी नहीं। वैसे आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? चित्रा, अब तक हम जेंडर भेदभाव, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, घरेलू हिंसा और उसके प्रकार, शारीरिक हिंसा और उसके परिणाम आदि के बारे में बात करते आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे सार्वजनिक स्थानों जैसे कि ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस, ट्रेन, टैक्सी में, बाज़ारों या शॉपिंग मॉलों में, सिनेमा घरों या फिर पार्कों में महिलाओं के साथ हो रही हिंसा पर। इससे पहले कि हम अगला एपिसोड शुरू करें, मैं आपको एक घटना के बारे में बता दूं। वह घटना क्या है चित्रा? इस घटना को आपके साथ शेयर करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि अगर ऐसा कुछ आप अपने साथ होता देखें तो पहले से सावधान हो जाए। मेरी सहेली राधा बीकॉम स्नातक है। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें नौकरी मिल गई। वह एक मिलनसार लड़की थी और इसलिए बहुत जल्दी ही वह अपने ऑफिस पर घर जैसा महसूस करने लगी थी। वह मुस्कुराती और दूसरों को भी हंसाती। उसके इस नेचर पर उसके बॉस की नज़र रहने लगी। बॉस राधा से हमेशा कहते रहते, राधा, अगर आपको कोई समस्या है या कुछ भी मुश्किल लगता है तो कृपया मुझसे संपर्क करने में संकोच ना करें। इसके बाद आए दिन वो राधा को अपनी बातों से परेशान करने लगे। जैसे कभी उसे बिना काम के ही अंदर तक रुकने को कहने लगे, कभी उसके कपड़ों या मेकअप पर बिना बात के कमेंट पास करने लगे। अगर कभी उसे काम से देरी हो जाती तो उसे लिफ्ट ऑफर करने लगते या कभी कभी गलत तरीके से उसे छूने की कोशिश करने लगते। एक बार तो कहने लगे कि अगर तुम मेरा ख्याल रखो तो मैं तुम्हारी नौकरी यहाँ पक्की करवा दूंगा और सैलरी भी बढ़वा दूंगा। राधा इन सब बातों से काफ़ी परेशान रहने लगी थी। अक्सर उसका मन करता था कि ये काम छोड़ दे। दीक्षा, बताओ, क्या राधा को क्या करना चाहिए था? उसे पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी और अपने बॉस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। दीक्षा, राधा ने जो अनुभव किया वह काम करने वाली जगहों पर होने वाला उत्पीड़न था, जिसमें यौन उत्पीड़न भी शामिल है। बॉस ने उसे शारीरिक संपर्क बनाने के लिए उकसाया या ऐसा मनवाने की कोशिश की कि शायद इस सबसे तंग आकर वो जॉब छोड़ देती, जिससे वो आर्थिक रूप से पिछड़ सकती थी। चित्रा, राधा इस घटना के खिलाफ निगरानी समिति के पास शिकायत दर्ज करा सकती थी। कमेटी जांच कराती और बॉस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती। ऐसी स्थिति में महिलाएं स्थानीय शिकायत निगरानी समिति में भी संपर्क कर सकती है। इस तरह वह कानून के अनुसार निवारण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, आपने उन कानूनी उपायों के बारे में बताया जो वो ले सकती है। चूँकि वह एक शिक्षित महिला थी और मजबूत दिमाग के साथ वह स्थिति को उचित रूप से संभाल सकती थी, लेकिन आज कार्यस्थल पर महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है। ऐसी कई घटनाओं की चर्चा हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो कार्यस्थल पर महिलाएं इस तरह की हिंसा से कैसे डील कर सकती है? आज कई महिलाएं मीडिया, प्रेस, कॉल सेंटर, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट जैसे फील्ड में शामिल हैं। वे दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ रही है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टरों और सरकार दोनों को चाहिए कि वो महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करे। इस संबंध में एक कानून कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण 2013 है। तो इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है और इसमें क्या है? इस अधिनियम में यौन हिंसा क्या है, इसकी स्पष्ट परिभाषा दी गई है।
साथ ही इस अधिनियम का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की यौन हिंसा से अवगत कराना है, महिलाओं के लिए क्या निवारण उपलब्ध है और यौन उत्पीड़न होने पर शिकायत कैसे करें, यह भी इस कानून में बताया गया है। ओह, क्या यह कानून महिलाओं के लिए इतना मददगार है? हाँ, इस कानून के तहत किसी भी उम्र की महिलाएं जो उत्पीड़न का शिकार हुई है मदद ले सकती हैं। इस कानून के तहत क्या क्या प्रावधान हैं और उन्हें कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है? क्या कार्यस्थलों पर अलग से कोई विंग या समितियां हैं जो सिर्फ इस तरीके के मामले ही देख सकती है? हाँ, प्रावधानों को लागू करने के लिए 2 समितियां हैं, आंतरिक समिति और स्थानीय समिति। 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी कार्यस्थलों को एक आंतरिक समिति यानी कि आईसीसी का गठन करना चाहिए। यदि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो प्रत्येक डिपार्टमेंट में ऐसी समिति होनी चाहिए। इस तरह की हर समिति में अध्यक्ष के रूप में एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी होनी चाहिए। अन्य 2 सदस्य वे होने चाहिए जो महिलाओं के कल्याण के बारे में चिंतित हो और कानून के बारे में जानकारी रखते हो। साथ ही गैर सरकारी एजेंसी से कोई होना चाहिए जो महिलाओं के मुद्दों के लिए प्रतिबद्ध और अनुभवी हो। सदस्यों में 50% महिलाएं होनी चाहिए। आज हमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और कानून के तहत निवारण से संबंधित कई मुद्दों का पता चला। जब किसी महिला को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है तो चुप रहना सही नहीं है। इस तरह की पीड़ित महिलाएं अगर डर कर, परेशान होकर या घबरा कर काम करेगी तो वो खुद और कई संस्थाएं विकास की दौड़ में पीछे रह जाएगी और देश तरक्की नहीं कर पाएगा। अभी तक हमने कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली यौन हिंसा के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ काम करने का स्थान ही नहीं, कई और जगहों पर भी उन्हें इस तरह का हरकत का सामना करना पड़ता है। कई और जगह मतलब थोड़ा अच्छे से बताओ। हम कई सार्वजनिक स्थानों जैसे बस, शेल्टर, दुकानों आदि पर जाते हैं और हमें ईव टीचिंग यानी कि छेड़छाड़, चेंजिंग या स्टॉकिंग यानी कि किसी के द्वारा महिला का पीछा करना, इन सब का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाएं शर्मिंदगी महसूस करती है और डरी डरी रहती है। कई बार वे बेबस हो जाती है और किसी से बात नहीं कर पाती। इससे उन्हें तनाव होता है। इन सब मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ हो रही ये अप्रिय घटनाएं हमें इस ओर इशारा कर रही है कि इन्हें और भी ज़्यादा सजग और जागरूक होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जब भी आपके साथ सार्वजनिक स्थान पर छेड़खानी होती है, कोई आपको भद्दी बात कहता है, छीटाकसी करता है, छेड़ता है, गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, बिना बात में आपका पीछा करता है, आपके कपड़े खींचता है या आपके मौजूद रहने पर किसी और से गाली गलौज या अश्लील बातें करता है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को छूता है, तो ये सब जेंडर आधारित हिंसा में ही आता है। इसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकती हैं, शिकायत कर सकती है और कानून का सहारा ले सकती है। लेकिन अगर महिलाएं डर कर अपनी शिक्षा और नौकरी बीच में ही छोड़ देगी और सिर्फ अपने परिवार तक ही सीमित रहेगी तो क्या होगा? लेकिन कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो काफ़ी आत्मविश्वासी और मजबूत हो गई हैं। वो इस स्थिति का सामना करने में सक्षम है। यदि उन्हें सड़क पर किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है तो उन्होंने उसका सामना करना सीख लिया है। ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल होती है। अपने सिनेमा और विज्ञापन में देखा ही होगा। चित्रा, आप जो कहते हैं वह बिल्कुल सच है। नारी अगर धैर्यवान है तो विपत्ति आने पर वह डटकर मुकाबला कर सकती है। हमारे महाकाव्यों में इन्हें देवी माना गया है जिनकी पूजा की जाती है। पार्वती जैसी देवी शांत और दयालु है, लेकिन बुरी ताकतों का सामना करते हुए वह उन्हें नष्ट करने के लिए काली, चामुंडी, दुर्गा बन जाती है।
पर हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि क्यों एक महिला को हर बार घर से बाहर निकलते समय अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना पड़े या हमेशा खुद को संभालने की जिम्मेदारी को ढोना पड़े। क्यों एक महिला बिना किसी झिझक और चिंता के घर से बाहर नहीं निकल सकती। कब हम एक ऐसा समाज और माहौल बनाएंगे जहां महिला और पुरुष एक ही तरह के आत्मविश्वास के साथ घर से बाहर जा सके। बात बिल्कुल सही कही है तुमने। ठीक है, अब तक हम अपने श्रोताओं को काम की जगह पर महिलाओं को होने वाली यौन हिंसा के बारे में बताया और हमारी इन बातों से उनमें सार्वजनिक स्थानों पर हो रही हिंसा के विषय में जानकारी बढ़ी होगी। दोस्तों, अगर आपके किसी परिचित दोस्त, आपकी बहन, बेटी, बहू ने घरेलू हिंसा का सामना किया है तो आप मदद के लिए वन सखी स्टॉप सेंटर से संपर्क कर सकते हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर का पता है बस स्टैंड, दुर्ग। सखी वन स्टॉप सेंटर का नंबर है 7882323704 और आप महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी कॉल कर सकते हैं। यदि आपके पास इस कार्यक्रम के बारे में कोई प्रतिक्रिया है तो कृपया आप अपनी टिप्पणी 8109983187 पर हमें भेज सकते हैं। अब हमारे जाने का समय है। हम आपसे फिर मिलेंगे हिंसा के नो के अगले कार्यक्रम में। तब तक आप अपनी रेडियो साथी दीक्षा और चित्रा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए लोकवाणी 89.6।